हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या पहले हमने प्लानिंग पढ़ा था, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट था प्लानिंग। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब डेलीगेट करना, किसी को भी कोई वर्क देना, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ वो जो वर्क देने की परमिशन दे रहे हो, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी वो वर्क करेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन की होगी। टूवर्ड्स द पीपल एक्टिवली, किन पर्सन को देना है? इंगेज्ड फॉर कॉमन गोल इन ऑर्गेनाइजिंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग में वर्क करें उन्हीं पर्सन को हम अथॉरिटीज देते हैं और डेलीगेट करते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं जो वो वर्क करेंगे उसकी। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद इसने एक और डेफिनेशन दी है, द एक्टिवली कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल। दो और उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एंड देयर कोऑर्डिनेशन, उनके कोऑर्डिनेशन से इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। उसको ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो ये जो गोल ओरिएंटेड है, हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, उसके बाद प्लानिंग में भी पढ़ा, और थर्ड आज ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या आ रहा है? फुल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी लोग होंगे, उन सबका एक ही मेन फोकस रहता है, क्या? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। जो भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही, जो भी फर्म में एक्टिविटी हो रही, वो सारी हमारे गोल से रिलेटेड, हमारी डेस्टिनेशन, हमारे टारगेट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्लानिंग बेस्ड। मतलब क्या? जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ही हम चले, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज होवे और उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है, ठीक है। थर्ड है द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटीज को, जो भी अथॉरिटी, जो भी पर्सन है, उसको क्या करना? डेलीगेट करना कोई भी वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना। अगर उसने जो भी काम किया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस वर्क को कंप्लीट करने की, या उसमें कुछ भी डेविएशंस होते हैं तो भी उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फोर्थ है इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें केवल रोबोट्स नहीं चलेंगे, उसमें जो भी एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है वो नहीं चलेगा, उसके साथ साथ ह्यूमंस एलिमेंट भी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने काम के साथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी में मेनली क्या है? देर आर चांस टू चेंज इन द सेम, सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन। देखो सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे सर्कमस्टेंस चेंज हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान होते हैं वो भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, कुछ डिले होता है, कुछ पहले कंप्लीट करने होते हैं, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद सिक्स है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, आपस में कुछ डेविएशंस नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग वर्क कर रहे हैं उनका वर्क एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट खराब हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। इंटर रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। सेवंथ है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? मॉनिटर करना। मॉनिटर कौन करता है? जो मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर कौन होना? जनरल मैनेजर। उसके ऊपर कौन होगा? मैनेजमेंट होगा। तो सब एक दूसरे को, टॉप लेवल वाला बॉटम, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को करता है, मिडिल लेवल वाला बॉटम लेवल को करता है। तो ये क्या करते हैं? मॉनिटर भी करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व भी करते हैं। तो कंट्रोल भी करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है। ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन होके कर रहे हो, इसका मतलब क्या? पूरी ग्रुप एक्टिविटी, सारे जने मिलके काम करेंगे। हो सकता है 1 to 10 वर्क करना है, तो 1 से लेके 3 तक कंप्लीट करने वाला कोई दूसरा ग्रुप था, 3 to 6 वाला दूसरा ग्रुप होगा, 6 to 10 करने वाला तीसरा ग्रुप होगा। तो सबने मिलके थोड़ा थोड़ा उस चीज को कंप्लीट किया है। उसके बाद नाइन्थ है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रक्चर इन बिजनेस यूनिट। रूल्स कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेशनशिप्स, द सेम इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो अब इसने ये सा दिया है कि रूल्स और कंट्रोल, जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशन होंगे, उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका होगा? एडमिन का डिपार्टमेंट, जो एचआर डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स, सारे ह्यूमंस को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। तो अभी इसमें 9 पॉइंट्स कौन कौन से थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? देखो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग का। डेफिनेशन में क्या? एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन करना, एंड उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देने का? जो लोग हमारी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कौन सा था? गोल ओरिएंटेड, गोल से रिलेटेड वर्क होगा। सेकंड प्लान बेस्ड, प्लानिंग पे जो हमें प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है। थर्ड डेलीगेट करना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट्स होगा। फिफ्थ फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्क के साथ, एनवायरमेंट के साथ। उसके बाद सिक्स है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टॉप लेवल वाले मिडिल पे करते हैं, मिडिल वाले बॉटम पे करते हैं। क्या करते हैं? मॉनिटर भी करते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं। उसके बाद एट थे ग्रुप एक्टिविटी, सारे जने मिलके काम करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटी। एंड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो एडमिन से रिलेटेड वर्क है उसको भी कंट्रोल करना, ठीक है।
उसके बाद स्टेप्स ऑफ द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है। तो देखो फर्स्ट दिया क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। मतलब गोल्स जो है आपके टारगेट से डेस्टिनेशन वो क्लियर होना चाहिए, हमें जाना कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है, हम यहाँ से अगर ए पॉइंट से निकले हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें बी पे जाना है, सी पे जाना है, डी पे जाना है। तो ये क्या है, हमारे टारगेट्स, ए टू बी टू सी टू डी। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन हो गया, ये क्लैरिफिकेशन। सेकंड है लिस्ट ऑफ फंक्शंस। सारे फंक्शंस की लिस्ट है। सारे फंक्शंस की लिस्ट में कैसे, आफ्टर हैविंग क्लियर डिफाइंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन इज प्रिपेयर। मतलब आपको क्या क्या काम करना है उसकी सारी चीजों की लिस्ट बनी होनी चाहिए। थर्ड है डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब वो डिपार्टमेंट वाइज होता है कि सेल का डिपार्टमेंट सेल करने का काम इस डिपार्टमेंट का है, परचेज का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटल वाइज बिजनेस में सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती है। फिर उसके बाद फोर्थ है टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज। अभी देखो डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज का मतलब होगा जो जितना एबिलिटीज में अच्छा हो, जिसकी जितनी अच्छी एबिलिटीज होगी उसको उतना अच्छा वर्क दिया जाएगा, उसको उतनी बड़ी पोजीशन मिलेगी, उतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अब इसमें के साथ जो मैनेजर है जिसको 15-20 साल का किसी और कंपनी में काम करके आया, वहां से हमारी बिजनेस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसने हाँ इस बिजनेस में उसने इतना काम किया था, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस था, हम उसको वहां रखेंगे। ठीक है, किसी को परचेज से रिलेटेड है, किसी को ब्लॉक वो जो चेन बिजनेस वाला बिजनेस होता है, चेन स्टोर वाला बिजनेस होता है, वो अच्छे से कंप्लीट करना आता है तो उसको उसमें रखेंगे। किसी को ये हो सकता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे, जो मार्केटिंग में अच्छा हो, अच्छे से उसने स्टडी की हो या उसने बिजनेस को आगे इंक्रीज किया हो, वो सारा। फिर उसके बाद कोई फाइनेंस वाला होगा तो सीए होगा तो उसको फाइनेंस में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड्स एंड स्किल बेस्ड हेड्स आर फाइनलाइज्ड एंड देन ऑल द हेड्स शुड बी गिवन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क वेल। मतलब सबको अपना अपना डेलीगेशन करना है अथॉरिटीज को, जो भी वर्क होगा। अब इसमें क्या क्या इसने बोला है, गिवन पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उस वर्क से रिलेटेड उसको पावर भी मिली और साथ साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। ठीक है, उसके बाद सिक्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। सेम चीज है, जो इंपॉर्टेंस में था वो कब हो रहा है, आफ्टर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सबको डेलीगेट कर दिया, उसके बाद क्या आता है, इंटर रिलेशनशिप। मतलब ये कि जैसे परचेज और सेल डिपार्टमेंट वाला, तो उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग वाला है, सेल्स वाला अच्छी चीजें कंप्लीट करके देगा तभी मार्केटिंग वाला आगे से आगे मार्केटिंग करके रखेगा, सेल्स कंप्लीट होते हुए उसको पहुंचा देगा तो जल्दी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे बनता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल पे बहुत ज्यादा आते हैं कि एक परचेस डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है, मतलब फंक्शनल मैनेजर्स है। अब इनके नीचे 4-4, 5-5, 10-10 का एक ग्रुप होता है, जो इनके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, जो बॉटम लेवल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसमें क्या क्या था, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या प्रोसेस है, पहला क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सेकंड लिस्ट ऑफ फंक्शन, सारे फंक्शंस बने होने चाहिए। थर्ड डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस, सबका डिपार्टमेंट वाइज फंक्शंस डिवाइड हो जाने चाहिए। टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटी, उनकी क्या पोजीशन होगी, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग पोजीशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देना, डेलीगेट करना। उसके बाद है स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एक चार्ट बन जाएगा, पूरी हायरार्की बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहला दिया है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर का मतलब कैसा होता है, यहाँ पर टॉप लेवल है, टॉप से मिडिल पे आए, मिडिल से बॉटम में आए, ये क्या है, लीनियर सीक्वेंस में जाता है, आइदर टॉप से बॉटम पे आ रहा है या फिर बॉटम से टॉप तक जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में कैसा होता है, मिडिल लेवल पे अलग अलग वर्क्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, तो ये पूरा किसमें आ जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। कि सबसे पहले टॉप है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने क्या मिडिल लेवल पे दिया, मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट अपने नीचे प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थर्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल वाले निकालते हैं, कोई भी चीज रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशंस बनाए तो वो क्या करेंगे, टॉप लेवल वाले मिडिल वालों को देंगे और सबको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर पास करेंगे। तो वो सारी चीजें फॉर्मुलेट करके, वो सारी चीजें फॉर्मल वेज में ईमेल के थ्रू या फिर कुछ रिटर्न करके, पूरे जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मली उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन चीजों को उनको बताते हैं। तो देखो फॉर्मल में क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट तो जैसे फॉर्मेशन में ये लीनियर हो गया, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फंक्शनल में ये अलग अलग फंक्शनल हो गए, एडमिन डिपार्टमेंट अलग हो गया, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ये सारी चीज होगी। फिर उसके बाद है फॉर्मल। फॉर्मल में इसने फर्स्ट दिया देखो,
In order to achieve predefined goals, the formal structure of relation among person and work is established, which is known as formal organization. मतलब क्या, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज का, फिक्स्ड स्ट्रक्चर क्या, आपको इस चीज में ये काम करना है, उसके बाद ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर लीनियर और फॉर्मल पढ़े, फंक्शनल पढ़े थे, वो भी किसी का पार्ट है, फॉर्मल का ही पार्ट है। मतलब इसमें दो ही टाइप होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आ गया लीनियर, फर्स्ट लीनियर आ गया, और सेकंड आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद इसमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया, फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। एडमिन फॉर्म दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर और कॉशियसली टू अचीव द टू डिजायर्ड गोल। आपको जो गोल अचीव करने हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक डिसाइड किया होता है। फिर उसके बाद सेकंड है लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। The place assigned to employees are non-chargeable and non-changeable and non-alterable. Seldom can there be change once the position is assigned. एक बार पोजीशन असाइन कर दी, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बाकी चेंज नहीं हो सकता। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। अपर से लोअर लेवल पे डेलीगेशन आता है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। लार्ज साइज जो बिजनेसेस बड़े होते हैं उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इजीली वर्क कर लेता है। फिर उसके बाद पर्टिकुलर रिलेशन हो सकते हैं, तो उसमें भी क्या, फॉर्मल स्ट्रक्चर ही होगा पूरा, उसके थ्रू ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड सिक्स्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डन थ्रू फॉर्मल मेथड के थ्रू, जैसे ईमेल की फैसिलिटीज है उसके थ्रू चला गया, कोई भी फॉर्मल जो भी नोटिस प्रोवाइड करने वो सारी चीजें। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, फॉर्मल के पार्ट कौन कौन से, फंक्शनल और लीनियर। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, पहले स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकंड लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। थर्ड डेलीगेशन होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। लार्ज साइज, जो लार्ज बिजनेस है, लार्ज स्केल पे है, उनमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करता है। और फिफ्थ है पर्टिकुलर रिलेशंस। एंड सिक्स्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके, फिक्स है फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू जाएगा, और पूरा जो कंपनी का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में चीजें जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनफॉर्मल का मतलब क्या, द फॉर्मेशन ऑफ इंटर रिलेशंस फॉर्म्ड इन इट्स ओन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम सच रिजल्ट्स फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आपका उस पर्सन पर्टिकुलर टीम के साथ कैसा रिलेशन है वो इनफॉर्मल में आएगा। मतलब एक पर्सन उठा उठा टॉप लेवल से, मैनेजमेंट से बाहर आया, उसको परचेज डिपार्टमेंट के एक सेकंड टीम को जाके कुछ बोलना है, तो वो वहां डायरेक्ट जाके बोल देगा। उसमें उसने कुछ फॉर्मल वेज नहीं अप्लाई किया, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, उसका उस टीम के साथ अच्छा रिलेशन था, यानी इंटर रिलेशन खुद का पर्सनल रिलेशन कैसा, उसके अकॉर्डिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उसके अलावा और भी इसने क्या बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल इट डेवलप्स इंटर रिलेशनशिप्स। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म्ड व्हेन द एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर वर्क फॉर अ कॉमन डिफाइंड गोल। सब मिलके जो काम कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज अनाउंस बोल रहे हैं, तो वो सब क्या चीजें हैं, इनफॉर्मल वे से, वहां पर कोई मेल लिख के कुछ नहीं भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन, आपका रिलेशन कैसा है ह्यूमंस के साथ, वन सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग, इंटरेस्ट, वैल्यू, हॉबीज, हैबिट्स एंड बिलीफ प्ले अ रोल। आपको जिससे जितना अच्छा जमता है उसको आप उसके हिसाब से बात करोगे। फिर उसके बाद थर्ड है एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है, किसी पर भी कोई भी डिपेंड कर सकता है कि हाँ हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दिया, टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर दिया, किसी ने कोई वाइबर के थ्रू मैसेज कर दिया, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर दिया, कोई भी इंस्टा पे मैसेज कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर जगह चलता है, कहीं भी फॉर्मली होना हो लेकिन इनफॉर्मल तो होता ही होता है। जो गॉसिप करना है, गॉसिप में अगर आपको कोई भी न्यूज मिलती है, इसका मतलब क्या, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो गॉसिप कहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन फॉर इनफॉर्मली एंड इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओरल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पर रिटर्न में कुछ नहीं भेज रहा, आपको मेल नहीं लिख के भेज रहा, चिट्ठी नहीं भेज रहा, डायरेक्ट वो क्या करेगा, आएगा ओरली बताया, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशन में चल जाता है, क्यों, क्योंकि आपको एक छोटी सी टीम होती है, एक छोटा सा ऑफिस होगा या फिर थोड़ी सी जगह होगी जहाँ जहाँ पर जाके बोलना है केवल, तो चीज खत्म हो जाती है। तो यह यहाँ पर क्या चल रहा है, एक स्मॉल साइज की फॉर्म में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर चल जाता है। फिर उसके बाद सेवंथ है लैक ऑफ कंट्रोल। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब आपने गॉसिप करी, एक को एक फर्स्ट पर्सन है, सेकंड को कुछ बात बताई, सेकंड ने जाके चार को कुछ बताई, मतलब एक ने जाके दो को बताई, फिर उसके बाद उसने जाके दो को और अलग से बताई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इन्फॉर्म, ये गॉसिप चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, इस फर्स्ट वाले का इसमें कुछ कंट्रोल नहीं। इसने इसको बताया यहाँ पर क्या हुआ, उसने थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला और लगाया, उसने यहाँ पर बता दिया, इसने और यहाँ पर बता दिया। तो ये चीजें जो चलती है ये किस में आएगी, इन्फॉर्मल में आएगी, और इस पर आपका कंट्रोल कुछ नहीं रहता। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ध्यान रखने का कंट्रोल रहता है, जिसने निकाला है, जो भी पॉलिसीज बनाई, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी है, वो उस चीज को चेंज कर सकता है और बता सकता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। This communication is developing from formal structure only, hence it can said to
कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब क्या, ऊपर से कोई भी फॉर्मली चीज आई टीम के पास, मैनेजर्स के पास, उसने क्या करा, इनफॉर्मली वे में जाके बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ऊपर से रिटर्न में मेल आया, वो कंप्लीटली मेल था, कंप्लीटली एक लेटर था, उसको पढ़ा, उसके बाद उसने जाके इनफॉर्मली जाके टीम को बता दिया। ठीक है, सुनो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहता है, इसके फर्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटर रिलेशन, आपके इंटर रिलेशन कैसे उसके अकॉर्डिंग बनेगा इनफॉर्म। नाउ नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता भी है, इजी, बिल्कुल कुछ ऐसा वो नहीं है। जस्ट इसमें ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, प्रोजेक्ट पे ये टीम काम कर रही है, प्रोजेक्ट पे ये टीम काम कर रही है, तीसरे प्रोजेक्ट पे ये टीम काम कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर वह टीम वर्क होता है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में पहले डायग्राम के थ्रू, ये डायग्राम हमेशा बना के आना जब भी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे 4 जन है, प्रोडक्शन, परचेस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इधर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये प्रोजेक्ट के मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ठीक है, ठीक है, तीनों वर्क कर रहे हैं। अब होता किस है इसमें, प्रोजेक्ट 1 पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना काम है, फिर परचेस का कितना, इंजीनियरिंग का कितना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कितना। तो यहाँ पर कैसा होता है, जो टीम डिवीजन होता है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि इस प्रोजेक्ट पे ये ए पर्सन करके मैनेजर काम कर रहा है और इसके नीचे 10 टीम है। ठीक है, या 10 पर्सन से वो टीम इस काम को करेगी। इसका प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट दूसरा सेकंड लेगा, फिर ये प्रोजेक्ट थर्ड लेगा। ठीक है, ऐसे ही इस मैनेजर पे चलेगा, कोई दूसरा मैनेजर है, उसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई तीसरा मैनेजर है, उसके पास कोई तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे और उनकी टीम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। अब देखो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। First देखो, matrix organization is a modern kind of organization which has two different types of structure. First, simple kind of structure which forms the part of decision making, and the second one is the technical problem solution based, which is based on project structure. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजल्ट्स इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स में दो चीजें कौन कौन सी है, पहला इसने क्या बताया, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मल्स पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, कौन उस चीज को डिसीजन लेगा, डिसीजन कौन लेगा पहला तो, एंड द सेकंड इज टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। ठीक है, तो दो चीजें कौन कौन सी, पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा होना चाहिए टेक्निकल प्रॉब्लम। इन दोनों को मिला के जो होता है उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, hence matrix is a modern organization type which involve work based and project based peculiarities। मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें होगी बिजनेस में, जो भी काम हो रहा है, जो भी हमें कंप्लीट करना है कोई भी, तो उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 से 50 तक ये पूरी टीम करेगी, ये पूरा मैनेजर करेगा, उसका जो सेकंड पार्ट है वो कोई दूसरा करेगा। ठीक है, in this type of organization the specialized work needs are given benefits, at the same time project management benefits are also obtained। it is multi-phased structure, मल्टी-फेस्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मेनली ये क्या है, ये है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने डिजाइन में दिया है, इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट के हिसाब से वर्क मिलेगा आपको। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट पे पहले किसी ने वर्क किया है क्या, हाँ किया है, तो वही टीम वापस से उस ऐसे ही कोई दूसरा सिमिलर प्रोजेक्ट आता है तो उस पर वर्क कर लेती है। ठीक है, in this type of organization each project manager is given different type of work responsibility। तो देखो हर टीम को एक अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिला। ठीक है, एज मेनी प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स आर अपॉइंटेड एज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएंगे। Experts for different staff members with different working area, for example computer experts, research and development, manufacture creation specialist, special expert, technical, these kinds of experts are obtained from different work groups। फिर इसमें नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, देखो डिसेंट्रलाइजेशन पहले एक सेंट्रलाइजेशन भी समझना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है वो एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कैसा होता है, उसने वो चीजें डेलीगेट कर दी है, पावर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी डेलीगेट कर चुका है, वो किसी और को वो काम दे चुका, हाफ हाफ उन्होंने डिवाइड किया। जैसे कैसा, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डीमार्ट है। ठीक है, डीमार्ट में कैसा होता है, डीमार्ट का मेन ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मुंबई दिल्ली कहीं तो है, हम लेते हैं एग्जांपल मुंबई में। ठीक है, अब डीमार्ट का मेन ऑफिस तो ये क्या करता है कि इसके जो अलग अलग स्टेट है, सपोज राजस्थान में माल जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, मतलब 28 29 सारे स्टेट्स में इसका सप्लाई हो रहा है, तो ये क्या करेगा, राजस्थान में जाके वहां पर एक अलग से किसी पर्सन को हेड बना देगा, गुजरात में जाके किसी और को हेड बना देगा, महाराष्ट्र में अलग अलग हेड बना देगा। तो अभी इसे हेड बनाना इसके ऐसा हुआ है, इसका सारा जो वर्क था उसने हेड को दे दिया। ठीक है, तो उसने एक डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि बिजनेस बहुत लार्ज है, लार्ज स्केल पे बिजनेस है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन करना कंपलसरी। वो करने से कैसा होगा, आपका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। और सेंट्रलाइजेशन कहाँ पर होता है, जैसे सिंगल किसी भी सिटी में तुमने देखा होगा कोई स्मॉल मार्ट है, ठीक है, ए मार्ट है, बी मार्ट है, सी मार्ट है, जी मार्ट है, ये सारे जो छोटे छोटे मार्ट होते हैं वहां पर कैसा होता है, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, सारी चीजें ऑनर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या,
सम बिजनेस यूनिट्स आर सच विद authority centralized at top level, सारी कहाँ पर है, टॉप लेवल पे है, एंड द मोस्ट ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय टॉप लेवल। जब भी टॉप लेवल ही सारे डिसीजन ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। इन सम बिजनेस द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय ऑल द लेवल, डिसीजन सारे लेवल्स वाले लोग ले रहे हैं, एंड द सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजन आर टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क नीड। जैसा डिसीजन होगा, जिसको जितनी परमिशन होगी उसके हिसाब से डिसीजन होता है। तो ये सेकंड वाला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसने दिया इन द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द पावर रेस्ट ऑफ द अपर लेवल ओनली, एंड सो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। बट इन द सेकंड टाइप ऑफ ऑल द पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द लेवल्स have specific powers, so it called decentralization of authority। तो सेंट्रलाइजेशन में कैसा था, सारी चीजें टॉप लेवल के हाथ में, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या, टॉप लेवल ने सारे लेवल्स को कुछ ना कुछ परमिशन से, कुछ ना कुछ पावर्स मिली हुई, वो उनके हिसाब से वर्क कर लेता, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका कंसेप्ट क्या है, डिसेंट्रल वेरी इंपॉर्टेंट द व्यू पॉइंट ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें मीनिंग पे आते हैं। पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब टॉप लेवल वालों ने लोअर लेवल वाले, मिडिल को, बॉटम वालों को कुछ पावर्स दे दी, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, डेलीगेशन कर दिया। ठीक है, तो इसने डेफिनेशन दिया, टू असाइन पावर्स टू द सुपीरियर्स टू एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एंड टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए जो काम किया उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन सेंट्रलाइजेशन पावर। तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट है क्विक डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में पहला क्या है, क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, टॉप लेवल ने बॉटम लेवल को कुछ अथॉरिटीज दे रखी, तो अब जो भी डिसीजन लेना वो क्या, बॉटम लेवल ही ले लेगा, तो वहां से बॉटम से टॉप पे जाएगा, फिर उसके बाद लेगा, तो बहुत लेंथी डिसीजन होता है। तो बेटर है क्विक डिसीजन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, पहला। तो सेकंड, लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल पे ऑब्वियसली अगर आपने डेलीगेट कर दिया तो सामने वाले की ही डेलीगेशन, ऑथोरिटी भी उसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की। ठीक है, थर्ड, इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन इंक्रीज होता है जब तुम्हारे पास किसी चीज को डिसीजन करने की पावर्स आ जाती है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, तुम्हारी पावर्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और मोटिवेशन भी। फिर उसके बाद फोर्थ है इंक्रीज इन मैनेजमेंट फैसिलिटीज, एबिलिटीज। मतलब क्या, एबिलिटीज मैनेजमेंट। अगर तुम डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारे को उस चीज को मैनेज करने की जो एबिलिटीज होती है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करती है। उसके बाद फोर्थ है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल, किसी भी इफ कंट्रोल कैसे रहेगा कि आपने वर्क किया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो टॉप लेवल वाले को पता है कि इस काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, तो वो डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो उसका अच्छे से कंट्रोल भी रहेगा और वर्क भी चलेगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ है हार्मनी इज क्रिएटेड। हार्मनी क्रिएटेड मतलब सबको एक जैसा काम होगा कि हाँ भाई इसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, भाई इसके हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक है, टॉप लेवल का कुछ भी उसमें इंटरफेयर एज सच नहीं रहेगा। फिर उस बस इतना ही है। तो इंपॉर्टेंस में क्या, फर्स्ट है क्विक डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन हो जाता है। सेकंड, लेस वर्क, टॉप लेवल पे कम वर्क लोड रहेगा। थर्ड है इंक्रीज इन मोटिवेशन, मोटिवेशन इंक्रीज होता है। फोर्थ है इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज, आपकी मैनेजमेंट की एबिलिटीज इंक्रीज होती है, किसकी, एम्प्लॉयज की। फिफ्थ है इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा। और सिक्स्थ है हार्मनी इज क्रिएटेड, मतलब एक जैसा क्रिएट रहेगा जो भी बिजनेस एनवायरमेंट। All the key levels are included in decision making process. They are given due importance. All the levels offers and decision things then take proper decision in this. One group comes in contact with the other group. In this way environment is harmony is created. मतलब क्या, environment में harmony मतलब एक जैसा behavior रहेगा। ठीक है, उसके बाद limitations क्या है, इसकी limitations क्या क्या है। तो the place where the organization is running a very small level, मतलब small scale पे है तो वहाँ decentralization की कोई need नहीं है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, शॉर्ट स्केल का बिजनेस है, तो उसमें क्या रहेगा, तुम्हें डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोई नीड नहीं रहेगी। ठीक है, नाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करना। अथॉरिटी डेलीगेट करने का फर्स्ट मीनिंग क्या है उसका, फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर गिव्स अ पार्ट ऑफ पावर्स टू हिज हेल्पर along with the duties and the helpers with the help of others for the purpose of work performance accept such power consciously। देखो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, टुकड़ों में समझते हैं। फर्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स अ पार्ट ऑफ द पावर, मतलब थोड़ी सी पावर उसको असाइन की जा रही है। ठीक है, कि हाँ भाई ये तुम्हारे पास पावर है, इसके हिसाब से ही तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, पहला तो। दूसरा, हेल्प वी अलोंग विद द ड्यूटीज, जो भी आपकी ड्यूटीज है, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। आपकी वर्क में परफॉर्मेंस किसकी, उसके हिसाब से आपको पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, एक्सेप्ट सच पावर कॉन्शियसली। क्लियर, कोई भी वर्क डेलीगेट कर रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है।
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस में वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपका वर्क हो रहा है वो एफिशिएंटली हो, ठीक है, इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट दोनों हो जाएगा, मतलब टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा और राइट एफिशिएंसी के साथ होगा। उसके बाद सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, जो हमने ऊपर देखा था डिसेंट्रलाइजेशन में तो वही हो रहा था। अगर आपको डिसीजन मेकिंग की पावर्स आ चुकी है तो आपका डेवलपमेंट भी होगा, आपका प्रोसेस अच्छे से वर्क कर पाओगे। फिर उसके बाद थर्ड मोटिवेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर आ गया, आपके पास सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पावर आ गई, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आ गई, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन आ जाएगी, हाँ मैं इस काम को कंप्लीट कर रहा हूँ। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा वर्क कंप्लीट करना आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको अच्छे से करते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, एक स्पेशलाइजेशन मतलब एक एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड के। फिर उसके बाद फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन रहेगा एक का दूसरे के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ है स्कोप फॉर एक्सपांशन, बिजनेस को एक्सपांड करने को, या आपकी जो पावर्स, आपका जो वर्क परफॉर्मेंस देख के आपको एक्सपांड करने का चांस मिलता है। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द अपर लेवल ऑफिसर आर फ्री टू फोकस ऑन न्यू आइडियाज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर उसने नीचे टॉप लेवल वालों, टॉप ने बॉटम लेवल वालों को सारी काम की पावर्स और डेलीगेशन डिवाइड कर दी, तो अब टॉप लेवल वालों का काम क्या है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का, किसके बेसिस पे, नीचे वाले इजीली काम कर पा रहे हैं इसके बेसिस पे। दिस enables लॉन्ग लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है एंड इज इन डूइंग बिजनेस, और बिजनेस इजीली इंक्रीज होता है और इजी वर्क होते हैं। तो इसमें 6 पॉइंट कौन कौन से थे डेलीगेशन ऑफ पावर में। फर्स्ट था वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा। थर्ड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन आता है, क्यों, क्योंकि उनको पावर्स मिल चुकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है। फोर्थ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट बन जाते हो आप। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन, सब कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे। एंड सिक्स्थ है स्कोप फॉर एक्सपांशन, जो टॉप लेवल है उनको वो बिजनेस को एक्सपांड करने का स्कोप इंक्रीज हो जाता है उनका, ठीक है, और वो उस पर इजीली फोकस कर पाते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऊपर वाला, इसके कुछ एलिमेंट्स, इसके चार कितने, तीन एलिमेंट है। पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो क्या है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इंटरेस्टेड, मतलब आप पर कितना ट्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सेकंड डेलीगेटेड अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है। और थर्ड है क्रिएटेड, क्रिएटेड अकाउंटेबिलिटी, आपने कितनी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके रखी उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेलीगेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक रहेंगे। तो फर्स्ट है इंटरेस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, मतलब क्या आप कितने ट्रस्टेबल पर्सन हो बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के कितने क्रेडिट वर्दी पर्सन हो जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जाए, कौन देगा, टॉप लेवल देगा, ठीक है। सेकंड है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, बाय गिविंग पावर टू पर्सन रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्क अकम्प्लिशमेंट, वर्क कंप्लीट होने के बाद उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, वो इसमें आएगा। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड इनफ पावर टू हेल्पर्स और सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे कैन अलॉट द वर्क टू द लोअर लेवल्स एंड गेट द वर्क डन, वो उसके हिसाब से लोअर लेवल को वर्क प्रोवाइड करेंगे और वो उस वर्क को कंप्लीट करके प्रोवाइड कर देंगे रिटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है मार्केटिंग मैनेजर इज गिवन पावर टू incur necessary expenditure in their work area, the appointment of employees to take the disciplinary action against the employees etc। तो ये क्या है, मार्केटिंग मैनेजर को एक चीज प्रोवाइड की है, क्या तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम मार्केटिंग अपनी टीम खुद बनाओ, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, तुम अपनी टीम बनाओ, तुम अपनी टीम बनाओ, हमारा प्रोडक्ट सेल करो, बस उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि तुम किस चीज में इंक्रीज हो रहे, किस में तुम्हारा स्पेशलाइज नॉलेज है, क्या तुम्हें डेलीगेट करना चाहिए, क्या किसके अकाउंट कितने अकाउंटेबल, ठीक है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कितनी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की है, तो इसमें आएगा द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर्स हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब क्या, देखो अकाउंटेबिलिटी का जो टॉपिक था हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल अकाउंटेबल किसके होते हैं, मिडिल लेवल के, और मिडिल लेवल अकाउंटेबल किसके होते हैं, टॉप लेवल के, और टॉप लेवल अकाउंटेबल किसके होते हैं, शेयर होल्डर्स के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल मतलब इन जो भी बॉटम लेवल वर्क करेंगे वो अपने मिडिल लेवल को देंगे, मिडिल लेवल अपने वर्क का टॉप लेवल को देंगे, और टॉप लेवल अपना वर्क कंप्लीट करके शेयर होल्डर्स को देगा, ठीक है। तो मिडिल के लिए बॉटम वाले कितने अकाउंटेबल है कि किस वर्क को कितना काम कंप्लीट करके दे रहे हैं, कितने टाइम पर दे रहे हैं, कितना एफिशिएंटली वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, अकाउंटेबिलिटी में। नाउ चैप्टर फिनिश। तो अब इसमें दिया है व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर, तो ये व्हाट डिड यू लर्न इसको अच्छे से पढ़ना है। चलो इसके क्वेश्चंस पे आते हैं।
इसके क्वेश्चंस में क्या फर्स्ट तो ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा तो डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी एंड प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है एंड प्लानिंग ब्रेन ऑफ बिजनेस, मतलब क्या मेन एक्सपर्ट की नीड कहाँ थी, प्लानिंग करने में। ठीक है, प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेस चाहिए होता है, तुमने पढ़ा होगा आगे। मेंटल प्रोसेस चाहिए होगा, उस चीज को सारा चीजें कंप्लीट करना होता है, एक प्रीमाइसेस से लगता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है और आपको आगे की चीजें फोरकास्ट करनी होती है, बजट्स बनाने होते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, ब्रेन में। वहां पर आप वर्क नहीं करो, केवल आपका माइंड चल रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में आपको ह्यूमन एलिमेंट्स चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में आपको वर्क करना है, पावर्स मिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज द बेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ही किया जाता है। आपकी क्या, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना है, तो सबको अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, सबको अपना अपना डेलीगेट करना है पावर्स। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कैसे हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि फॉर्मल भी जो इनफॉर्मल भी फॉर्मल पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज डिसेंट्रलाइज पॉसिबल व्हेन इज, जब लार्ज स्केल बिजनेस होता पॉसिबल है डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्क्राइब इनफॉर्मल के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन, राइट डाउन। ये देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक आ गया, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। और इसमें अच्छे से वो डायग्राम जो दिया है प्रोजेक्ट वाइज वाला, वो पूरा का पूरा ऐसा कैसा बना के आने का। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या क्या डेलीगेशन अभी पढ़े थे एलिमेंट्स ऊपर ही। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, उसमें भी लीनियर और फंक्शनल वाले फॉर्मल में आगे थे, और बाकी उसके बाद इनफॉर्मल था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेप्स दिए थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो लास्ट में पढ़ा। अब इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस ध्यान रखना है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज का। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें अच्छे से ध्यान रखना। फॉर्मल इनफॉर्मल का दिया नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज का।